और मनुराम राम मांझी लिए हैं और अमरेश जी का है, तो इसे बंटवारा कर दिया जाए, जहाँ हमको देना तहाँ दीजिए, हम लोग कोई इतराज़ नहीं है। तो इस पर लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। रात में खुटा गड़ेगा लोग, रात में सामान गिराएगा लोग, आदमी काम लगवा के अपने नहीं रहेगा लोग। हम जब जाके माने आदमी को रोकेंगे तो लोग खबर भिजवाएगा लोग कि बोल दो वो औकात में रहे, ज़्यादा ना उड़े, हम लोग उड़ेंगे ना तो फिर उनकी समझ में आ जाएगा। अभी हम सारा अधिकारी के बुलाएंगे जाके बंगला पर और सब कागज पत्र खुजवा के दिखवाएंगे, सारा के फर्जी रजिस्ट्री बा सब खत्म कराएंगे। और ऐसे ऐसे करके तमाम लोग हमारे आज ज़मीन के लोग कब्जा किए हैं। आज उस जो जिस जमीन की बात कर रहे हैं 810 811, हाँ उसका अराजी नंबर क्या है? 810 811 810 811 सर। अभी उस पर क्या निर्माण हुआ है? अभी उस पर निर्माण तो लोग पहले तो पत्थर गड़ा लोग, घेरा किया लोग। मैं बताता हूँ, शॉर्ट में है 810 811 एक किसी एक व्यक्ति का था, तो उसके बाद उसके 3 वारिस हुए। 3 में से 2 वारिसों ने ये अपनी जो भूखंड हैं वो एक श्री मनुराम मांझी को उन्होंने बेच दिए। ये एक हरिजन का प्लॉट था और हरिजन से हरिजन ही खरीद सकता था, तो वो उन्होंने अपना प्लॉट उस व्यक्ति ने इनको बेच दिया। 1/3 जो था उस पर एक कोई अमरेश थे, वो भी हरिजन है, तो वो उनका उस पर ओनरशिप थी, वो उन्होंने ख़रीदा था उन लोगों से, पहले वाले ओनर से। अब ये है कि ये मिल जुमला प्लॉट था। इस मिल जुमले प्लॉट को जब तक इसमें डिवीज़न ना हो जाए, मतलब डिवीज़न का मतलब ये है कि कौन सा हिस्सा किसका है, एक्स किसका है, वाई किसका है, वाई इसका है या जेड इसका है, ये काम हमारे रेवेन्यू रूल्स के और कानून के हिसाब से ये एसडीएम और डीएम इसका डिवीज़न करते हैं। 2023 में एक कोई भू माफिया हैं, शायद जायसवाल जी हैं, कोई व्यापारी हैं यहाँ के, तो उन्होंने एक प्लान बनाया और इसका जो लैंड यूज़ है वो इन्होंने उसके पोर्शन का, अमरीश जी के पोर्शन का लैंड यूज़ चेंज करा लिया कृषि से आबादी। अगर कृषि की भूमि है तो हरिजन केवल हरिजन को ही बेच सकते हैं, और अगर आबादी है तो हरिजन किसी सवर्ण को भी बेच सकते हैं। तो ये इन्होंने ये इसीलिए चेंज कराया। हमने योगी जी को पत्र लिखा कि इसमें, रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी लिखा कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसका लैंड यूज़ किसी ने 2023 में कृषि से आबादी क्यों कर दिया। उसका मूल कारण यही था कि ये इस हरिजन की भूमि को एक सवर्ण के द्वारा उसको ले लिया जाए, उसको एनेबल करने के लिए ये इन्होंने ये काम किया था। तो एसडीएम ने गलत काम किया था, क्योंकि हमको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। 2/3 ओनर तो मनुराम मांझी हैं। अच्छा, मनुराम मांझी जी ने 2010 में ही ये भूमि खंड जो है बाबा जी को समर्पित कर दिया। एक ट्रस्ट बना के उन्होंने लिख दिया कि हमारी समस्त संपत्ति बाबा जी के ट्रस्ट में दी जाती है। वो इसके एक सेटलर बन गए, और भी बहुत सी ज़मीनें हैं वहाँ पे अष्टभुजा में, तो वो सब बाबा जी के शिष्य हैं। और उन्होंने बाबा जी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बाबा जी के अंदर उनका पूर्ण विश्वास और समर्पण है, उन्होंने इसको धार्मिक कारणों से उसको समर्पित कर दिया। अब ये इसकी स्टोरी है। अब ये जो बता रहे हैं कि लोग कुछ जानते तो हैं नहीं, वो कहते हैं सब फर्जीवाड़ा है। अरे सब फर्जीवाड़ा है तो पूरी दुनिया ही फर्जी है, तुमसे बड़ा फर्जी तो कोई है ही नहीं। फर्जीवाड़ा कुछ नहीं है, बस यही कहानी है। और वो मनुराम मांझी जी जो हैं, जो इसके ओनर हैं, वो हमारे वृंदावन आश्रम को के केयर टेकर हैं, वहाँ चलाते हैं। वो बाबा के बहुत पुराने शिष्य हैं, आज के नहीं हैं, बहुत 30 साल पुराने बाबा के शिष्य हैं। बाबा के अंदर पूर्ण विश्वास है, उनको पूर्ण समर्पण है। वो जानते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य होते हैं। उन्होंने इन्हीं कार्यों के लिए, गौ सेवा आदि के लिए बाबा जी को उसको समर्पित कर दिया है। ये सारी बातें मैंने बिल्कुल डिटेल में एसडीएम को और जो भी यहाँ अधिकारी हैं सबको बता दी है। इसमें कोई चीज़ छिपाई नहीं है इसमें। ये तो 2010 का उनका उनने एक ट्रस्ट बनाया था, उसमें बाबा जी को उन्होंने समर्पित कर दी। वो कागज़ उपलब्ध हैं, तहसील में सबमिट किए गए हैं। उनने उनसे कहा है कि इसको आप
हमारे नाम से दाखिल खारिज कर दीजिए। वैसे भी हम ही लोग उसकी देखभाल करते हैं, देखभाल के लिए भी उन्होंने हमको ऑथराइज कर रखा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उसकी हम देखभाल करें। अब ये इसकी कहानी है। इसमें जो निर्णय 2023 में जो पुराने एसडीएम थे, आजकल के तो नहीं, पुराने कोई एसडीएम थे, उन्होंने ये गलत निर्णय कानून गो, लेखपाल और तहसीलदार के उस पे ही किया होगा, संस्तुति पे। ये एकदम गलत काम किया गया है। इसमें हमने कहा था विजिलेंस इंक्वायरी करें। अगर विजिलेंस इंक्वायरी नहीं, एडिशनल डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस करे, या फिर हम इसको लोकायुक्त को उत्तर प्रदेश के दे देंगे और वो सारी बात खुल के बाहर आ जाएगी। जो ये इनको आज धमकी दे के गया है जो आदमी कि हम वहाँ पर ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, सो करवाएंगे, ये करवाएंगे, तो वो बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। खुद ही वो भूमाफिया है, गलत काम करवाता है और मोस्ट लाइकली पैसे का लेन देन इसमें हुआ है और इसी वजह से वो पुराने एसडीएम ने ये गलत निर्णय लिया है। अब हमने इनको बड़े बड़े सॉफ्टली लिखा कि भाई इसको आप निर्णय को आप निरस्त करिए, पहले इसका विभाजन करिए। विभाजन की एप्लीकेशन हमारी एसडीएम के कोर्ट में पड़ी हुई है, पहले इसका विभाजन करिए, तय करिए कि कौन सा हिस्सा किसका है, तो फिर जो आप कहेंगे वो हम लोग मानेंगे। उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो सक्षम अधिकारी है, वो ये पहले डिसाइड करे कि मिल जुमले प्लॉट का नापी हो, डिमार्केशन हो, उसका डिवीज़न हो, और उसके बाद फिर आप अपना मकान दुकान बनाना शुरू करिए। तो दूसरी बात ये है कि ऐसा यही बता रहे थे ये, क्योंकि फील्ड में रहते हैं, सुनने में इनके आता है कि वो व्यक्ति अष्टभुजा माता के सामने ठीक रोड जा रही है, वहाँ पर वो एक होटल का निर्माण करना उनकी, अब मुझे नहीं मालूम क्या है सत्य क्या है, ये सब अफवाहें हैं। अब जब धन होता है तो सब दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं। दुकान खुलवाए हैं, दुकान खुलवा रहे हैं, फिर होटल बनवाएंगे, लोगों को करवाएंगे। अच्छा, एक बात जो मैं आपको आध्यात्मिक बता दूं, वो लोग आध्यात्मिक बात ये है कि बाबा जी को अष्टभुजा माता ने ये कहा था कि तुम यहाँ अधिक से अधिक भूखंड खरीद लो, जिससे कि इसकी प्राकृतिक छटा बनी रहे, इसका जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप है वो बना रहे। नहीं तो यहाँ पर कॉमर्शियल लोग आएंगे, इसको अर्बनाइज करेंगे, इसको इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, यहाँ पर मकान दुकान बनाएंगे और इसका जो है वो अर्बनाइजेशन करके इसको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। शहरीकरण वहाँ नहीं होना चाहिए। ये माता जी ने बाबा जी को ऐसा करके इंस्पायर किया था। उसके बाद बाबा जी के पास वहाँ के बहुत लोग आए कि हमारी भूमि को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, उसको ले लीजिए, तो वो सब स्वेच्छा से ट्रांजैक्शन हुए हैं, सेल ट्रांजैक्शन हुए हैं, स्वेच्छा से सब किए गए हैं, रजिस्ट्रार के सामने किए गए हैं और रजिस्ट्रार इज़ ए विटनेस टू दैट। उसके बाद इसका जो सारे भूखंडों का जो म्यूटेशन है वो तहसीलदार के समक्ष हुआ है। तहसीलदार दोनों पार्टियों को बुलाता है, रजिस्ट्रार के सामने दोनों पार्टियां रहती हैं, दोनों तरफ के वकील रहते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं, तो ये पक्का डॉक्यूमेंट है। अब उसके ऊपर डाउट करना, उसके ऊपर ये बकवास करना कि ऐसा है कि बाबा जी कोई भूमाफिया कह देना, कई बेवकूफ़ लोग होते हैं भूमाफिया बाबा को कह के संबोधित करा जिसने। तो मैंने एक लेखपाल था, वो लेखपाल को ऐसा लग रहा था कि हम कुछ भी कह लें, हम तो फ्री हैं, तो मुझे पता लगा कि इसने ऐसा कह के संबोधित किया है। तो मैंने एसडीएम को कहा कि मैंने कहा इस ये जो लेखपाल है इससे कहिए पब्लिक डोमेन में वो ऐसी हरकत ना किया करें, नहीं तो उनके खिलाफ़ मानहानि का मुकदमा भी होगा। और ये शुरू से ही ये प्रिजुडिस्ड है ये आदमी, तो ये गलत सलत रिपोर्ट लगा के देगा। और होता क्या है कि आपकी जितनी जन सुनवाई इत्यादि हैं उसमें लेखपाल की रिपोर्ट ही चलती है, किसी के पास टाइम है नहीं, ना डीएम के पास टाइम है, ना कमिश्नर के पास टाइम है, इवन एसडीएम के पास टाइम नहीं है। जो नीचे से आती है वो ऊपर तक चली जाती है, योगी जी तक चली जाती है। ऐसा ही इस केस में हुआ, लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई, उन्होंने कहा आपका केस निस्तारित हो गया। अब हमने कहा है भी ठीक है, निस्तारित कहाँ हो गया, जो मूल बात है वो तो हुई नहीं, जो मूल बात है वो तो हुई नहीं। अब इस केस में हम किसी बड़े अधिकारी को या बड़े राजनेता को तो हम कभी ब्लेम नहीं करते। हमको मालूम है, हम खुद ब्यूरोक्रेसी में रहे हुए हैं, भारत सरकार में 35 साल नौकरी करी है, हम लोगों को मालूम है कि नीचे की सरकार कैसे काम करती है,
मिडिल की लेवल की सरकार कैसे काम करती है और ऊपर लेवल की कैसे काम करती है। ऊपर वाले अधिकारियों को या नेताओं को बिल्कुल समय नहीं है, वो उसको फाइल को पढ़ने का भी समय नहीं है, वास्तविकता यही है। और उसका ये फ़ायदा ये लेखपाल वगैरह जो है ये उठाते हैं। इनके खिलाफ अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब इतना यशस्वी एक चीफ मिनिस्टर है मगर उनके नीचे तो वही वाला जो पुरानी मशीनरी है वही काम कर रही है, तो ये मशीनरी इस तरह से काम करती है। फिर हमने यहाँ के जो एसडीएम है उनसे कहा कि भाई आप इसको इसमें रोक लगाइए, तो उन्होंने एक स्टे ऑर्डर इसमें दे दिया कि पेंडिंग माई ऑर्डर्स ऑन द डिवीज़न, इसमें कोई निर्माण कोई नहीं करेगा। पर वो जो भू माफिया है वो बराबर निर्माण कर रहा है। आज उसने सुबह इनको धमकी भी दी है और धमकी बड़ी गलत तरीके से दी है। अरे आप गुंडे हैं, आप धनवान हैं, तो अपनी गुंडई अपने पास रखिए, अपने धन को अपने पास रखिए। ये इन लोगों के पास आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती है। तुमको मैं यहाँ अष्टभुजा का एक केस में बताता हूँ जो मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम सत्य कितना है। ये जो गेस्ट हाउस है, जिसकी गेस्ट हाउस की ये बात कर रहे थे, वहाँ पर एक जंगी सेठ होते थे, तो उन्होंने इस भूमिखंड को खरीदा। वो यहाँ पर सुन रहे हो संतोष, भूमिखंड को खरीदा और यहाँ पर नींव के लिए गड्ढा वो खोद रहे थे, तो उसमें से एक महात्मा निकले। अब उन्होंने कहा कि क्या हुआ, अभी अब किसका ज़माना चल रहा है, क्या बाबर चला गया? उन्होंने कहा बाबर तो बहुत पहले चला गया, अब तो अंग्रेज भी चले गए, अब तो स्वतंत्र भारत हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा इतना समय बीत गया, वो तपस्यारत थे, जो भी है अब इसमें जो भी सच्चाई है। तो उन्होंने कहा कि तुम इस स्थान को मत यहाँ पर बसाओ, यहाँ पर अपना रिहायशी इसको मत बनाओ। मगर उन्होंने कहा स्वामी जी हमने तो अब इसको ख़रीद लिया है, तो हमको तो अपना घर बनाना है, हम लोग सब यहाँ रहेंगे। नहीं माने तो अन्यत्र कहीं छोड़ के चले गए, और उन्हीं के नाम से शायद जंगी रोड है या जो भी नाम होगा, वट एवर, ये दिस इज़ फॉक टेल स्टोरी, ऐसा सुनने में आता है। तो वो जो जंगी सेठ थे, ऐसा सुना है कि वो निर्वंश हो गए। भाई आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा जो दंड मिलता है उसकी कोई कोर्ट में तो कार्रवाई होती नहीं है, वो तो आपके कर्म है और उनका निर्णय है। तो वो निर्वंश हो गए, उसके बाद ये प्रॉपर्टी लावारिस हो गई। तो लावारिस संपत्तियां जो होती हैं वो सरकार की हो जाती हैं, तो सरकार ने इसको टेक ओवर करके पंचायती गेस्ट हाउस बना दिया। अब कितना सत्य है या कितना नहीं है, पर ये बात बिल्कुल सत्य है कि वहाँ पर जो ऐशो आराम की वो स्थान नहीं है, वो साधना का स्थल है। वहाँ पर की गई साधना से बहुत शीघ्र सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और आपको अब ये भी जानना ज़रूरी है कि पहला बायोलॉजिकल मानव वहीं पर उत्पन्न हुआ था, जब ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति को ये कार्य सौंपा गया कि मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पर तुम जाके मनुष्यों की संख्या बढ़ाओ। तो वो यहाँ आए, पर वो ऐसा वो करने में असफल हो रहे थे। वो मानसिक सृष्टि करते थे, मन से सोचा उधर आदमी खड़ा हो गया, उसको मानसिक सृष्टि कहते थे। पहले ऐसा हमारे सिद्ध लोगों में ऐसा होता है, आज भी होता होगा। तो वो उस तरीके से वो संख्या बढ़ नहीं रही थी, तो उन्होंने विष्णु जी की तपस्या करी 10,000 वर्ष तक उसी भूखंड में, और वहाँ पर उनको विष्णु जी आए। विष्णु जी 8 भुजाओं के साथ में थे। अब आप लोगों को ये जानना जरूरी है इस जगह का नाम अष्टभुजा क्यों पड़ा। लाखों साल पहले की ये बात है। तो अष्टभुजा वो विष्णु जी आए, तो विष्णु जी ने उनको अस्किनी नाम की एक कन्या दी और कहा कि अब नर और नारी के संयोग से अब संतति बढ़ेगी, अब नर और नारी के संयोग से संतति बढ़ेगी। पहला नारी, उनका नाम था अस्किनी। ये सब श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो एनीवे, तो ये उस स्थान का इतना बड़ा क्रिएटिव पोटेंशियल है कि वहाँ पर ये सब बातें सोचनी भी नहीं चाहिए, वहाँ पर ये सब बातें करनी भी नहीं चाहिए। और एक महापुरुष के अगेंस्ट जो कि आध्यात्मिक योगी सम्राट है और जो अखंड भारत का निर्मोल है, तो उनके खिलाफ ऐसी बातें करना, ऐसा कि हम तुम्हें ये कर देंगे, सारा गलत है, सब फर्जी है, और ये सब बातें करना बहुत ही गलत है।
और इसीलिए इन्होंने आपको बुलाया है कि ये देखिए इस तरह की ये धमकियां दे रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि कोई राजनेता इनके पीछे है। राजनेता कौन है हमें इसकी परवाह नहीं है, ना पहले थी ना आज है, क्योंकि ये हमको मालूम है कि जो देश को चलाने वाली शक्तियां हैं वो सब बाबा को अच्छी तरह जानती हैं। बाबा ने कभी किसी काम के लिए इन लोगों को आज तक ना बोला है ना बोलेंगे। हम लोग भी कभी कोई भी काम इनसे नहीं बोलते। क्यों बोले हम? कायदे से कानून से जो होता है वो होना चाहिए। पर यह है कि कायदे और कानून को अगर ये जो छोटे लेवल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के या सिविल जुडिशरी के लोग नहीं मानते हैं तो उसके लिए तो फिर उपाय करना ही पड़ता है। अब ऐसे ही एक साहब और हैं, जैसे ये बता रहे हैं ये 810 और 811 का, इसी तरह से एक और साहब बैठे हुए हैं, वो पिछले 15 साल से वो बैठे ही हुए हैं और कोर्ट में एक फर्जी मुकदमा डाले बैठे हैं। उनका नाम सुरेश महाराज है। उसमें हमारे यहाँ के बड़े बड़े वकील मिर्ज़ापुर के उनके पीछे लगे रहते हैं और उनको किसी तरह से सपोर्ट करते रहते हैं। पर यह है कि झूठ को कब तक सपोर्ट करोगे? भारत का जो मूल मंत्र है वो है सत्यमेव जयते, अंततो गत्वा, तो सत्य की जीत होती है। वो सारा भूखंड बाबा के ट्रस्ट का ही है। पर ये साहब बैठे हुए हैं, मुकदमा लड़े जा रहे हैं, ये लोग भी लड़े जा रहे हैं, ये लोग भी कोर्ट जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तमाशा चल रहा है। उससे क्या होता है? नुकसान तो पूरे समाज का है ना, क्योंकि बाबा जो दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। बाबा के पास जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो किसी साधारण भूमाफिया के पास तो होती नहीं, किसी साधारण राजनेता के पास नहीं होती, किसी धनवान व्यक्ति के पास नहीं होती। वो एक ऐसी चीज़ है, जैसे आइंस्टीन ने कहा था कि हम लोग तो सिर्फ 4 डायमेंशंस के बारे में जानते हैं, लेंथ, ब्रेथ, टाइम और लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड टाइम। यही 4 डायमेंशंस हैं, इसी पे पूरी साइंस टिकी हुई है। बट देयर इज़ अनदर डायमेंशन कॉल्ड 5th डायमेंशन। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको समझ भी नहीं सकते, उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। वो ईश्वरीय ऊर्जा है। वहाँ बाबा का जो ये स्थान है, ये बाबा का ईश्वरीय ऊर्जा है, 5th डायमेंशन है। इसको अंग्रेज़ी में लोग एक्स फैक्टर भी कहते हैं और इसमें बहुत लिटरेचर आप देखिएगा, आपको बहुत मिलेगा। तो इनके पास जो चीज़ है वो आप लीजिए, उससे अपना कल्याण करिए। पर ये तो ये है कि जो आध्यात्मिक संपदा है, जिसको बाबा ने भी आज तक नहीं कहा कि मेरा भूखंड है, ये शब्द उनके जिह्वा पे कभी भी नहीं आया कि मेरा कुछ भी है। वो कहते मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो ये भूखंड कहाँ से हो जाएगा? हाँ, पर ये गौ माता का है, इसलिए हमको इसकी रक्षा करनी है। तो हम लोग उसी की रक्षा के लिए बाबा जी की जो भी हम लोग अपनी बुद्धि से सहायता कर सकते हैं, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। अब यही सारी बातें हैं। और भी 3-4 केसेस हैं। एक ललई फलई और मुन्नन यादव, और इनका बड़ा परिवार था, यादव परिवार बड़ा परिवार था। उसमें 7-8 उन लोगों ने अपनी सेल डीड लिखी। उन्होंने अपनी समस्त भूमि जो लगभग 30 बीघे की थी, वो बाबा जी के ट्रस्ट को उन्होंने विक्रय उसका कर दिया। और वो भी अष्टभुजा में लोकेटेड है। हम लोग वहाँ पर गाय के लिए खेती करते हैं। बीच में ये 2008 में हुआ था। 2008 के बाद इसकी सेल डीड हुई, 2008 में ही इसका दाखिल खारिज हो गया। अब सेल डीड हुई तो उसमें रजिस्ट्रार था। रजिस्ट्रार एक पब्लिक फंक्शनरी है, उसके साथ में कई लोग हैं, सब वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही रजिस्ट्री होती है। सब कुछ वेरीफाई हो गया, पेमेंट हो गया, स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट हो गया, उसका कंसिडरेशन पेमेंट हो गया, सब कुछ करने के बाद ही वो रजिस्टर होती है। उसके बाद फिर ये तहसीलदार के पास आती है। तहसीलदार दोनों पक्षों को सुन के उनका म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन भी हो गई, 10-12 साल चलता रहा। फिर बीच में किसी ने या तो उनकी गलती हुई या पैसा दे के कंप्यूटर रिकॉर्ड्स में परिवर्तन करवाया गया। कंप्यूटर रिकॉर्ड्स में परिवर्तन हुआ। हम लोगों को 3 साल पहले पता लगा कि इसमें तो उस आदमी का नाम ज़बरदस्ती चला आ रहा है जो पहले ही बेच चुका है। अब उसको लिखे हुए मैंने डीएम को भी लिखा, एसडीएम को सैकड़ों बार लिखा, कमिश्नर के यहाँ भी केस फाइल किया। एसडीएम ने गलत डिसीजन दे दिया। उसके बाद हम कमिश्नर के यहाँ गए तो कमिश्नर ने कहा हाँ ठीक है, ये तो इनके नाम होनी चाहिए। उन्होंने फिर उसको रिमांड कर दिया, ये जो करंट एसडीएम है। अब करंट एसडीएम के यहाँ वो पड़ी हुई है। अब उनसे मैंने कहा गुलाब चंद जी से, मैंने कहा इसको कर दीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पर वो काम अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जिस काम में 30 मिनट मात्र लगते थे
कंप्यूटर में कंप्यूटर की एंट्री को करेक्ट करना था, वो उन्होंने नहीं करके दिया, वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब जो भी कारण रहे हो, इसमें व्यस्त रहे हो, इधर कारण हो, जो भी कारण हो, अगर ऐसा है कि अगर उनके पास वर्कलोड बहुत है तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि भाई किसी और को भी उनकी सहायता के लिए लगा दें, क्योंकि कई एसडीएम ऐसे हैं जिनके पास इतना वर्कलोड नहीं है, कई एसडीएम ऐसे हैं जिनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ये सब तो हम लोग जीवन में देखते ही रहे हैं। हमने 35 साल ग्रुप ए में जो नौकरी करी है और देखा कि भाई इसके पास वर्कलोड ज़्यादा है तो उससे वर्कलोड लेके किसी और को दे दिया, ये सब तो हो ही सकता है। तो अब कि जो भी कारण रहा हो, मगर वो जो 30 मिनट मात्र का काम है उसको अब 3 साल हो चुके हैं और बहुत बहुत बदमज़गी होती है। बार बार जाना, बार बार कहना, अरे अपनी ज़मीन को ही अपना कहना, अपनी ज़मीन को ही अपना बताना और उसको कहना, वो ये सब तो बड़ा तमाशा चल रहा है। इस तरह के 4-5 केसेस हैं। अच्छा, एक केस और बताता हूँ मैं आपको। ये जो हमारा गेरुआ तालाब है, आप लोग सब जानते हैं, गेरुआ तालाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थान है। यहाँ पर जैसे इस आश्रम में ऐसे ही वहाँ पर महायोगी सतयुग के, त्रेता युग के, द्वापर युग के और कलयुग के महानतम संत, जो ईश्वर से जिनका एकाकार हो चुका है, जो ईश्वर से इंटीग्रेट हो चुके हैं, वो तो फ्री हैं, दे कैन गो एनीवेयर, वो जब चाहे गौलोक चले जाएं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अपनी चॉइस से मानव कल्याण के लिए और जीव कल्याण के लिए इसी स्थान पर वो तपस्यारत रहते हैं। वो इतना महत्वपूर्ण स्थान है, अगर आप उसके चारों तरफ गंदगी देखेंगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है। पर वो एक्सटर्नल अपीयरेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस। वो बहुत बड़ा स्थान है। वहाँ पर ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ साधना करे तो उसे सिद्धियों की प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है, क्योंकि वहाँ वही जो मैं आपको बता रहा था 5th डायमेंशन, वो वाली एनर्जी वहाँ पर व्याप्त है। बाबा ने उसी का ध्यान करते हुए उस तालाब की बहुत सफाई करवाई थी 2014-15 में। उसमें से कम 2000 ट्रॉली मड और उसमें कूड़ा निकला था। उसमें वहाँ लोग आते हैं, वो कूड़ा डाल देते हैं उसमें। अभी भी देखिएगा आप, इतना गंदा कर दिया है। तो 2014 में बहुत साफ़ हो गया था वो तालाब, बहुत साफ़ हो गया था। और बाबा जी गए थे नवरात्रि के पहले दिन और उसमें हमारे जो ट्यूबवेल्स हैं उससे उसमें पानी भरवाया था पूरा। तो वो स्थान जो है उसके ठीक सामने एक विंध्य विकास परिषद का भूखंड है। इस विंध्य विकास भूखंड के ऊपर 2 व्यक्ति उस पर काबिज हैं। एक का नाम है रामबली और दूसरा राजेंद्र पांडे। तो ये दोनों वहाँ पर बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। विंध्य विकास परिषद का है और इस 80% भूमि जिस पे वो बैठे हुए हैं वो विंध्य विकास परिषद की है और 20% उन्होंने हमारी भी कब्जाई हुई है। हमने कहा कि भाई आप इसको, विंध्य विकास परिषद की भूमि भी तो पब्लिक लैंड है, उस पर तो ये बैठ नहीं सकते, इसको तुरंत हटवाइए या डिमोलिश करिए। आज तक इन्होंने उसमें कुछ नहीं किया। 2017 से हम इनको बता रहे हैं, कई लोग आए, कई लोग चले गए। तो एक ज़माने में 2017 में एक अरविंद थे, वो डायरेक्ट आईएएस थे, वो एसडीएम थे, वो ट्रेनिंग यहाँ पर रहते थे। तो उनसे हमने कहा कि इसको आप करवाइए, तो वो कहने लगे मैं तुरंत करवाता हूँ। उनके ऊपर कुछ प्रेशर पड़ा होगा, राजनीतिक प्रेशर, तो वो पीछे हटे। उन्होंने कहा ऐसा है कि इसकी पक्की नापी के लिए बोल दीजिए, हमने वो बोल दिया। अब उसके बावजूद अब 2017 से 2025 हो गया, ना तो वो आदमी हमारी भूमि से हटा, ना वो विंध्य विकास परिषद की भूमि से हटा। अरे हमने इनसे कई बार कहा कि विंध्य विकास परिषद की तो भूमि खाली करा लो, विंध्य विकास परिषद की खाली कराओगे तो हमारी भी खाली हो जाएगी। तो इस तरह की बाधाएं जो आध्यात्मिक कार्यों में डाली जा रही हैं, ये बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। अब इसको देखते हुए बहुत समय हो गया कि बाबा जी का वहाँ बहुत इनका संकल्प था कि वहाँ 5 रैन बसेरे बनाए जाएं, जिससे गरीब यात्री जो आते हैं वो रात भर ही रुकते हैं। रात में रुकना हो तो वहाँ पर निःशुल्क वहाँ पर सुविधा है। हमारा एक रैन बसेरा वहाँ काम कर रहा है, वहाँ पे सब लोग निःशुल्क रुकते हैं, कोई अलॉटमेंट का कोई प्रोसीजर नहीं है।
जो भी जिसकी इच्छा हो वो वहाँ रुकता है। आप लोगों ने भी देखा होगा रैन बसेरा, एक ही रैन बसेरा है। अब इस तरह के वहाँ 5 बनाने थे, पर ये आध्यात्मिक कार्यों में रोक लगा दी गई है, क्योंकि हर जहाँ जहाँ लगाने थे वहाँ पर कोई भूमाफिया बैठा है, कोई लीगल ऑक्यूपेंट बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह से इतनी बाधाएं प्रस्तुत की जा रही हैं कि उसको हम लोगों के लिए तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। अब हम लोग कोई गुंडे मवाली तो है नहीं, ना हमारे पास धन की थैलियाँ हैं जो इधर उधर बांटते फिरें। तो ये चीज़ें हैं, अब इनका निदान होना चाहिए। अब योगी जी तक जाए या फिर रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास जाएं, चाहे चीफ सेक्रेटरी के पास जाएं, चाहे जो भी हो, जहाँ भी जाए कार्य होना चाहिए। अब इसीलिए मैंने आपको पहले ये बताया था कि सारी इन गतिविधियों का उद्देश्य क्या है। हमारा तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, हम तो बाबा जी के शिष्य हैं। बाबा जी, जब बाबा जी 2016 में मैं भारत सरकार से रिटायर हुआ 35 साल की ग्रुप ए की सर्विस के बाद, तो हमें तो बहुत कार्य थे, वहाँ पे असाइनमेंट्स थे। हमारी कई रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री कार्यालय ने इम्प्लीमेंट भी करवाई हैं, बहुत कार्य था। तो बाबा ने कहा कि नहीं, अब वो छोटी सरकार को अब छोड़ दो, अब तुम बड़ी सरकार में आओ। बड़ी सरकार तो यहाँ पर है ही, वो मैंने आप लोगों को बताया, कई बातें हैं। बाबा जो बोलते हैं वो हो जाता है। 2016 से बाबा बता रहे हैं, जब से मैं आया हूँ, कि पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, चीन खंडर हो जाएगा। तो कंगाल तो ये तो हो ही गया, अब उसके खंडर होने की भी बारी है। बंद कर दो। तो जो यहाँ पे हम लोगों ने इतना कुछ देखा है, मेरा बाबा जी से 1994 के से मेरा एसोसिएशन है, और मैंने ये देखा है कि जो कुछ भी बाबा जी बोलते हैं वो अवश्य होता है। तो ये सारी बातें देखते हुए हम लोगों ने कहा कि हम यहाँ आ जाते हैं। घर तो हम लोगों का दिल्ली में है, पर हम लोग यहाँ पर आके अपनी सेवाएं प्रदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। अब हमको लगा कि अब ये भू माफिया बहुत अधिक हावी होता जा रहा है, और जो हमारा लोअर लेवल है वो पैरालाइज होता जा रहा है। लोअर लेवल ऑफ रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी वो एकदम पैरालिसिस हो गया है उसको। तो अब कहाँ क्या करा जाए, तो उसको एक्टिवेट करना है, लोअर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो सही काम है वो करिए। अब भू माफिया से आप बिल्कुल प्रभावित ना हो। अब जो कुछ करना है कहीं और करिए, कम से कम आश्रम के प्रति और आश्रम के उद्देश्यों के प्रति आप इतना इंडिफरेंट तो मत होइए। ये मेरा कोई पर्सनल काम तो है नहीं। कोई अगर ये समझे, मैंने इनको कई बार कहा है, भाई देखो मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, मेरे नाम से तो कुछ है नहीं, बाबा के नाम से भी कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं शरीर ही मेरा नहीं है, तो मैं किस नाम से करूँ। ये गौ माता की सब चीज़ें हैं, उसको बचाना हमारा एक सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है।